शुक्रिया जी। आपके सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, अगर आप उससे आगाह हैं तो आप जानते होंगे। हाँ तो है, लेकिन इसे मेरे ख्याल करीब करना पड़ेगा। तो असगर नदीम सैयद साहब के साथ हमारा मुकालमा ये है और उनकी एक किताब के हवाले से है। और असगर नदीम सैयद को आप जानते हैं कि ये शायर हैं, नक्काद हैं, फिक्शन निगार हैं और ड्रामा निगार। अगर एक ज़माना था जिसे पीटीवी का ड्रामों का सुनहरी दौर कहा जाता था, तो उस दौर में जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा शोहरत पाई उनमें असगर नदीम सैयद शामिल हैं। और असगर का कमाल ये था उस ज़माने में कि वो ऐसे किरदार चुनते थे जो दो मुख्तलिफ तबकों से, जो हमारी तबकाती तकसीम है हमारे माशरे के अंदर, छोटे और बड़े की, वडेरे की और मुजारे की और ब्यूरोक्रेट की और छोटे मुलाजमों की, तो ऐसे लोग चुनते थे और ऐसे मौज़ूआत के ऊपर लिख रहे थे जो पहली दफ़ा आपके सामने तारीख़ में आ रहे थे। और ऐसे मौज़ूआत पे लिखना बड़े हौसले का काम था, और वो भी पीटीवी के लिए लिखना। और इनके पास वो करीना आ गया था कि अपनी बात भी कह जाएं और टीवी के ऊपर वो चल भी जाए। तो आप देखिए कि कैसा कैसा ड्रामा उस ज़माने में इन्होंने लिखा, चांद ग्रहण, निजात, गुलाम गर्दश, प्यास वगैरह। तो ये वो ड्रामे थे जिनकी मैं सरहद पार गया तो वहाँ भी मैंने इनकी धूम इन ड्रामों की सुनी। लेकिन आज जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे वो खाकों की किताब है। फिरता है फलक बरसों, और शेर है कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। तो गोया ये इंसानों के खाके हैं, आदमियों के नहीं। आदमी जो पैदा होते हैं एक वक्त के लिए खाते पीते चलते फिरते नज़र आते हैं बज़ाहिर, और चले जाते हैं और फिर हमारे हाफ़ज़े से भी महव हो जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी होनी और ना होनी एक बराबर होती है। इसलिए कि वो अपना वक्त में आके एक ज़िंदगी तबई ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। लेकिन जिनके बारे में ये खाके लिखे गए हैं वो ऐसे नहीं थे, बल्कि इस दुनिया के किताब पे अपने दस्तखत करके वो गए थे, और वो दस्तखत हम उन्हें देख सकते हैं, और वो अपने वजूद में अभी भी हमें ज़िंदा नज़र आते हैं। तो इंसानों के इन्होंने खाके लिखे, लेकिन इंसानों के ये खाके लिखते हुए भी उन्होंने ना उन्हें फरिश्ता बनाया है और ना ही उन्हें शैतान साबित करने की कोशिश की है, बल्कि वो जैसे थे वैसे, और उनके अंदर से इंसान को उसको बरामद किया है जो हमें, जिनका हम उनकी सांसें भी इन खाकों के अंदर से देख सकते हैं। इसमें 15 खाके हैं, और जिस वक्त ये किताब आई और मैंने पढ़ी तो मैंने एक दो जुमले लिखे थे। उसमें एक जुमला ये था कि मैंने इन 15 खाकों को पढ़ा है और इसमें 16वां खाका खुद असगर नदीम सैयद का बरामद हो गया, और 17वां खाका हमारी इस जो तहजीबी और सकाफती और सियासी ज़िंदगी है वो भी इसके अंदर से बरामद हो गई है। तो बुनियादी तौर पे ये ऐसे खाका निगार हैं जो तहजीबी ज़िंदगी को लिख रहे हैं। अब मेरा सवाल जो इनसे बनता है, बुनियादी तौर पे तो इन्हें बात करनी है, मुझे नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा बातें। मेरा सवाल ये बुनियादी तौर पे बनता है कि ये नावल निगार भी हैं, और जो नावल इन्होंने लिखे उसमें भी इन्होंने तहजीबी ज़िंदगी और सकाफती ज़िंदगी को लिखा है, और ऐसे अफराद उसके अंदर किरदार बना दिए। ये बिल्कुल एक नए, इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि बड़ा है हमारे यहाँ कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने ऐसे किरदारों को जो ज़िंदा थे और हमने देखे थे और हम उन्हें देख सकते थे, वो अपने नामों के साथ वो उसके अंदर उनमें किरदार बने उन फिक्शन का। तो उन्होंने इन्हें फिक्शन बनाने के बजाय खाकों में क्यों बयान किया? पहला सवाल तो मेरा यहाँ से शुरू होता है। बहुत शुक्रिया।
मैंने जब ये खाके लिखे, बेसिकली खुद लिखे गए, मैंने कोई एफर्ट नहीं की, क्योंकि जिन लोगों के लिखे वो मेरे दोस्त थे। आधी ज़िंदगी मैं उनकी गुजार रहा था, आधी ज़िंदगी वो मेरी गुजार रहे थे, दिन रात का साथ था, वो लोग हैं। तो मुझे कोई इसमें कोई मेरा कमाल है नहीं, ज़माने का कमाल है, जिसने उनको पाला पोसा, जिसने उनको स्पेस दी, जिसने उन किरदारों को इतना बड़ा बना दिया, ये सारा कमाल उनका है। मैंने तो सिर्फ लिखा है, मैं तो सिर्फ उनके साथ रहा हूँ, और मुझे सारे वाक़यात उनके हैं, मेरा अपना इसमें कोई अमल दखल नहीं। जब ये किताब को शोहरत मिली बहुत ज़्यादा, अभी हाल ही में, तो मैंने इसका सबब ढूंढा। एक सबब तो मुझे ये मिला कि मैं स्टोरी टेलर हूँ। ये जो स्टोरी टेलर होता है वो कुछ भी लिख के कहीं ना कहीं से कहानी का रुख आ जाता है। बस अगर मेरी कोई बात है तो वो ये है और कुछ नहीं, और सब उनका है। अब इसमें जो शख्सियात थीं वो ऐसी थीं, और मैं खुद अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि मैंने इनके साथ इतना वक्त गुजारा है, और इन्होंने मुझे बैठने दिया है करीब, और मैं इनके साथ रहा हूँ इतनी इतनी देर तक। तो तहजीब का जो आपने जिक्र किया कि ये सारी शख्सियात तहजीब में गुंधी हुई हैं, हर कंट्रीब्यूशन उनका, हर शोबा, हर मीडियम जिसमें वो काम कर रहे थे उसमें वो अपने आप को शामिल कर रहे थे। तो उनकी कोई एक बात नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग उनकी कई बातें जानते होंगे। तो मैंने उन यादाश्त के सहारे लिखी, मैं बता देता हूँ। उसमें अब्दुल्ला हुसैन है, अब्दुल्ला हुसैन के साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा। वो लंदन चले गए थे, लंदन में जब जब गया उन्हीं के पास रहा, उन्हीं के साथ मेरी मुकालमे हुए, और अजीब व गरीब वाक़यात हैं जो किसी को नहीं पता। अब्दुल्ला हुसैन उदास नस्लें का राइटर, इतना बड़ा नावल निगार, तो वो उदास नस्लें आ चुकी थी, उसका अंग्रेजी तर्जमा भी उसने कर दिया था। तो लंदन में उसने कारोबार के लिए एक पब खरीदा। अब सोचें, वो पब का कारोबार कर रहा है। वो पब कहते हैं, शराब खाने को कहते हैं, यूं कह लें, और लेकिन वो तहजीब है, लंदन की तहजीब है। पब महज ये कारोबार नहीं है, पब एक इदारा है। और तो मैं एक दो दफ़ा गया उनके पास, तो वो कुछ देर रहे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। वो कारोबार करना तो उनको नहीं आता था। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। तो एक सिख बैठा हुआ था, कहता है लगता है कि मैंने इसके लिए खोला हुआ है कि ये सुबह से आता है शाम तक रहता है। तो इस तरह फिर एक आदमी जो अमृतसर से लाहौर आया, और लाहौर को उसने अपने अंदर समेट लिया। ए हमीद, आज की नस्ल को ए हमीद का नहीं पता। अब मैं अगर उसका नाम एक और हवाले से लूं तो फौरन आप चौंक जाएंगे। उसने रोजी कमाने के लिए एक ड्रामा लिखा, ड्रामा उसने कोशिश की लेकिन नहीं लिखा, लेकिन एक ड्रामा उसने लिख दिया बच्चों का, ऐनक वाला जिन, वो ए हमीद का है। तो वो बच्चे उसको बड़ा एडमायर करते हैं, लेकिन वो तो ऐसे ही लिखा गया था, असल ए हमीद तो कुछ और था। तो इसी तरह गोपीचंद नारंग, अब नारंग साहब इंडिया में थे, लेकिन मेरी दोस्ती उनकी इतनी ज़्यादा और इतने सालों तक है, और उनके मुझ पे बड़े बेशुमार एहसानात हैं, और वो भी मुझे पूरी दुनिया घुमाई उन्होंने। जहाँ जहाँ थे वहाँ मैं मुझे बुला लेते थे कॉन्फ्रेंसों में, इधर उधर, ये वो। भारत ये वो मसूद अशर जिसपे सुबह मैंने बात की है, शमी मनफी अक्सर आते थे कराची। तो ये वो किरदार हैं जो लार्जर देन लाइफ हैं। तो जो लार्जर देन लाइफ किरदार हों उनको हाथ डालना भी बहुत मुश्किल होता है। इसमें दो पहलू होते हैं। मैं सॉरी बात यहीं मुकम्मल करता हूँ कि अगर आप तौसीफ करते हैं तो उसे कोई नहीं पढ़ेगा, अगर आप उसकी खामियां बयान करते हैं तो लोग कहेंगे कि ये इसने ज़्यादती की है। तो उसके बैन जैसे आपने कहा कि एक इंसान तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश मैंने की है कि, लेकिन नियाज साहब का खाका लिखते हुए आप ज़्यादा न्याजमंदी नहीं उसमें नजर आई। उसकी एक बड़ी वजह ये थी, नियाज अहमद भी लार्जर देन लाइफ किरदार है, संगे मील के मालिक थे, मेरे बहुत करीबी। मैं क्या, मुझे उन्होंने बहुत मुझे प्यार किया, घरेलू
सतह पे हमारी दोस्ती। अब उस इदारे से किताब छप रही है और तो उनके बेटे वो चीज़ें कैसे छाप देते जो मेरे और उनके दरमियान थी। तो वो खुद ही मुझे सेंसर करनी पड़ी और खुद ही मुझे उसको वो हटाना पड़ा, क्योंकि जाहिर है वो उनका, लेकिन वो कोई ऐसी नहीं थी, अच्छा, वो शरारती बातें थी। नैयर मसूद का भी आपने खाका लिखा और ये इस पे बात ज़रा कीजिए। देखिए बहुत बड़ा अफसाना निगार और बड़ा मुख्तलिफ अफसाना निगार, ज़ाहिर है वो शख्सियत भी मुख्तलिफ हो गया। आपने उनकी शख्सियत को करीब से देखा और लिखा जो है मैंने बड़ी दिलचस्पी से उसे जी पढ़ा। जी जी तो उस पर ज़रा बात जी, कीजिए हमारे बहुत अच्छी दोस्तों। बात की। नैयर मसूद में भूल, नैयर मसूद लखनऊ में थे। अच्छा, मसूद हसन रिजवी अदीब के बेटे थे और बहुत लायक आदमी, बहुत लायक आदमी, यानी जिसने क्लासिक को घोट के पी रखा हो, जिसने अरबी फारसी की इब्तदाई तरबियत स्कूल में हासिल कर ली हो। अच्छा, मुझे लखनऊ, वो इधर आए नहीं, तो मेरी जितनी भी उनसे न्याजमंदी या मोहब्बत का रिश्ता रहा वो लखनऊ और दिल्ली का है। अच्छा, इत्तेफाक अल्लाह ने मुझे बहुत मौके दिए। जब पहली बार मैं लखनऊ गया तो मेज़बानी नैयर मसूद के पास थी, इन मानों में कि भाई वो आ जाते थे कि मैं नहीं आपको घुमाना फिराना। तो वो वक्त जो हमारा 10 दिन का था वो बहुत कमाल का गुजरा। मुझे लाइब्रेरियों में ले गए, मुझे वो मुख्तलिफ जगहों पे ले गए, दिखाई। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि नैयर मसूद के कुर्बत मिल जाना और उससे मुकालमा कर लेना और उसके साथ पैदल लखनऊ देख लेना, ये बड़ी बात थी। फिर दूसरी तीसरी दफ़ा भी मैं गया। आखिरी दफ़ा जब मैं गया, मैंने लिखा है, तो वो व्हील चेयर पे थे और पहचान रहे थे, बात भी थोड़ी थोड़ी कर रहे थे। तो उसके साथ फिर हमने तस्वीरें भी बनाई, किशोर नाहिद भी मेरे साथ थी। तो एक बात उनकी मैंने लिखी भी है। मुझे कहने लगे कि मैंने पूछा कि क्या महसूस करते हैं, कुछ लिख रहे हैं? कहने लगे नहीं, अब तो मैं सिर्फ ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ बहुत। और उनके अफसाने भी ऐसे ही हैं कि वो आप अफसाने जैसे भी ख्वाब ख्वाब देख ही, रहे हैं। ख्वाब ही। तो ये जरा देखें आगे, मेरा सवाल था उनसे, कहते मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ। तो मैंने कहा नैयर भाई, इससे बड़ी तख्लीक तो होती नहीं है, तो आप तो फिर, कहने लगे मैं फिर क्या करूँ? मैंने कहा मैं शागिर्द भेजता हूँ यहाँ से यूनिवर्सिटी से, वो बैठ जाएंगे, आप ख्याब बयान करते जाएं, वो लिखते जाएंगे। तो मैंने उनको फिर एक वाक़या सुनाया। फरीदा कालो एक बहुत बड़ी पेंटर है, मैक्सिकन, उसकी ज़िंदगी बड़ी अजीब गुजरी। उस पर फिल्म है फरीदा, फिल्म का नाम भी फरीदा है। उसमें वो कैंसर की मरीज़ा है, बहुत बहुत आखिरी स्टेज पे। तो वो पेंटिंग कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग हो गई और उसका इफ्तिताह गैलरी में हो रहा है। तो वो जा नहीं सकती थी, तो व्हील चेयर नहीं, उसको बेड पे लेके गए, उसने इफ्तिताह किया अपनी पेंटिंग का। साफ़ी जमा हो गए, उनसे पूछते हैं कि ये क्या आपने बनाया है? कहते ये मेरी ख्वाब है, जो इन दिनों आते रहे हैं वही है ये। तो मैंने उनको ये कहा, तो कहने लगे हंसते ले, लेकिन वो जाहिर है कि वो तो पहले लिख चुके थे ख्वाब, और क्या लिखते। अच्छा, एक आपने खाका लिखा और उसमें ये लिखा कि इनकलाब के शॉर्टकट का मुसाफिर। तो ज़हीर कश्मीरी को आपने ऐसा क्यों लिखा? भाई उसमें एक वाक़या था जो मैंने लिखा भी है। वाक़या तो 2 थे, लेकिन मैंने एक सेंसर किया है। मैं यहाँ महफिल चूँकि बाज़ाओक है तो वो मैं सुना देता हूँ। प्रेस क्लब माल रोड पे है, मैं रोज़ वहाँ जाता था, प्रेस क्लब से वो उतरते थे हम दोनों इकट्ठे, और बीडन रोड साथ ही है, हॉल रोड के साथ बीडन रोड है, वहाँ उनका घर था पहली गली में। वहाँ जाके हमने बैठना, चाय वाय पीनी। तो ये एक दिन हम निकले हैं माल रोड पे, तो आपको पता माल रोड पे रोज़ जुलूस निकल रहे थे। तो एक दफ़ा जुलूस निकल रहा था मौलाना हजरात का, गालिबन ख़त्म नबूवत का था वो। तो उन्होंने इसको पकड़ लिया, ओ बाबे इधर आ, ऐ दस तू हजूर पाक नू ख़त्म नबूवत नू मनना है? कहंदा मैं तुहाडे खुदा नू नहीं मनदा, तू की गल कीती? उनका जवाब सुन, ओ ठीक है। तो सानू कोई इतराज नहीं, और वो चल पड़े। वो वाक़या मैंने नहीं लिखा, लेकिन दूसरा लिखा है, वो शॉर्टकट का है। फ़लस्तीन का जुलूस निकला हुआ था,
तो इसने रोका उनको, ए किधर जा रहे हो? उसने कहा फलस्तीन को आज़ाद कराने हम निकले हैं। कहता गल सुन काके, ए बीडन रोड वालों जलूस ले लै, ये शॉर्टकट पैंदा है यानी इस रास्ते से तुम जल्दी फलस्तीन पहुंच जाओगे। तो इस तरह के ये लोग थे। तो अच्छा, एक ज़्यादातर आपके खाके जो हैं इसमें वो हैं जो मशहूर लोग हैं हमारे और बड़े लोग। दो खाके ऐसे हैं जो ज़रा कम मशहूर लोग हैं। मसलन फ़र्रुख गिलानी का एक खाका है, फर्रुख दुरानी का, और एक नासिर अली सैयद साहब का है। अब पहले तो मैं फ़र्रुख के हवाले से ये सवाल करना चाहूँगा कि उसके उन्वान में आपने लिखा, वो शमसुरान फारूकी साहब का एक नावल था कई चांद थे सरे आसमां, तो ये आपने उन्वान लिखा और नीचे लिख दिया पाकिस्तानी एडिशन। तो ये आपने मुनासबत जो है उसकी कैसे उसमें एक्चुअली कई चांद थे सरे आसमां का टाइटल बता रहा है कि कितने बड़े लोग आसमान पे गूंजे, तो उस निस्बत से मैंने उनको, क्योंकि वो मेरे उस्ताद थे और वाकई बहुत बड़े आदमी थे। अब मुल्तान के लोग उनको जानते थे, जाहिर है वो अदबी तौर पर अदीब थे, शायर थे, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो इस वजह से मैंने ये उन्वान उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। लेकिन मुझे बुनियादी तौर पे जो नासिर का आपके भाई जो छोटे थे उनका खाका बहुत इसलिए पसंद आया कि उसमें आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है और वो जहाँ आप पले बड़े हैं और वो सेन जो है और कैसे आप उसमें, तो वो ज़रा जी एक्चुअली हम बहुत निचले सतह पे हमारी तरबियत हुई, हमको अच्छे पढ़े पैसे वाले घरों में नहीं थे। मेरे छोटा भाई था, ये फौत हो गया है 60 एट द एज ऑफ 62, रात को सोते में ही चला गया था। तो ये मेरे हाथों में पला था। एक्चुअली उसका खाका नहीं बनता था, लेकिन जो चीज़ें पुरस्कार तरीके से उसके साथ थीं उसने उसका खाका बनवा दिया। वो मैंने लिखा है उसमें, हैरान कुन तरीके से वो बरे सगीर की मौसीकी का डॉक्यूमेंटेशन करने वाला बरे सगीर के चंद लोगों में से एक था, जिसके पास पूरा खजाना और वो उसने जमा किया था। और वो रेडियो सिलोन की लिसनर्स एसोसिएशन का चेयरमैन था, जो बाई वोट होती है पूरी दुनिया में। वो 2 दफा उसको इलेक्ट किया गया, किसी को नहीं पता था। वो इस तरह की नामो नबूद का कोई चक्कर ही नहीं था, वो अपना काम करता रहता था। तो मुझे सिर्फ बताता था कि ये मेरे बारे में इंडिया में छपा है, ये बॉम्बे में छपा है। मुझे कहता था कि जब आप बॉम्बे जाएं तो मुझे बताएं, बड़े बड़े कॉरपोरेट के सेठ जो है ना वो मेरे चाहने वाले। अच्छा, मैं मजाक में उड़ा देता था, मैंने कभी नहीं उन सेठों का पूछा, लेकिन वो थे। तो इस वजह से ये खाका बना। अदरवाइज तो ऑर्डिनरी आदमी है, जैसे इंसानों की तरह था वो, मगर वो रेडियो सैलून ने उसको ट्रिब्यूट दिया, क्योंकि इतना वो उसके साथ अटैच और उनकी डॉक्यूमेंटेशन करता रहा कि वो जब सालाना लिसनर्स एसोसिएशन का अजलास होता था बाई वो उसमें किसी ज़रिए से, तो वो उसमें इलेक्ट हो जाता था। तो बहरहाल इस वजह से मैंने उसका जिक्र नहीं, बहुत अच्छा है। बल्कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने तो एक जगह लिखा था कि ये जो खाका निगारी है वो मामूली को गैर मामूली बनाने का अमल भी है। तो आपने इन 2 किरदारों को वाकई गैर मामूली बनाया है। और बतौर ख़ास मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का वहाँ आपने फ़िज़ा उसके अंदर क्रिएट की है, शायद किसी और खाके में ऐसी फ़िज़ा नहीं बनी, इसलिए कि उसमें आपकी अपनी ज़ात बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी और बहुत गहराई में जाके आपने उसको लिखा है। वो कुएं में गिरने वाला भी वाक़या तो ज़रा सुनिए। हाँ, वो मेरी बहन है, प्रोफेसर रिटायर्ड है, वो अभी सेन में घुटनों के बल चल रही थी। तो बहुत बड़ी हवेली में हम रहते थे, उसमें एक पॉन्ड था पुराने पानी का। तो वो हम भाई खेल रहे थे, हम 2-3, बहुत खुली हवेली, बहुत एकर्स में, हमारी नहीं थी, किसी की थी, हमारा तो घर उसमें था। तो वो खेलती हुई हमारे पास आ गई, हम चले गए अंदर जनाने में, हमें नहीं पता वो हमारे पीछे आई थी। वो उस पौंड में गिर गई और उस पूरी हवेली में
कोई आदमी और था ही नहीं। अचानक दस्तक हुई, एक आदमी उसको लेके खड़ा है कि ये मैंने उसमें से निकाली है बच्ची, होगी कोई 6 माह की या 8 माह की। तो मैं हैरान रह गया कि ये तो हमारी बहन तो कहाँ थी। तो खैर उसने उसका पानी निकाल लिया था और वो बेहोश थी। तो मैंने कहा तू कौन है? कहता मैं तो कोई नहीं हूं, मैं तो इधर से गुजरा था तो मैंने सोचा फाटक खुला है, कुछ देर अंदर मैं आराम कर लूंगा। और मैं आराम कर रहा था कि आवाज आई, तो मैंने ये उसको निकाला। उसके बाद वो आदमी हमने नहीं देखा, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था उस जगह आने का। तो ये कुछ चीजें अजीबोगरीब तरीके से जिंदगी में आ जाती हैं, वो मैंने उसमें वो भी लिख दी। तो हैरत की बात हुई हम सबको। अच्छा, ये वो माशाल्लाह हयात है। हाँ, ये जो आपका इसमें खुद नविश्त का सा अंदाज है पूरी इन खाकों के अंदर, उसमें एक किरदार तकरीबन हर एक तो नहीं लेकिन बेशतर जो खाके हैं उनके अंदर वो आता रहा है। उनका अलग से एक खाका भी है किश्वर नाहिद का। हाँ, किशोर का भाई लगता यूं है कि आपकी जिंदगी में उनका बहुत ज्यादा दखल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसमें कोई शक नहीं है। किशोर के साथ दोस्ती मेरा ख्याल है 50 साल 40 तो कहीं नहीं गए। तो जो भी मेरी एक तरह से दूसरी तरह की तरबियत है तहजीबी, उसमें मैं 78 में जब लाहौर आता हूँ तो किशोर का घर भरा पूरा, और मार्शाल्लाह ने उसके घर को 4 चांद इसलिए लगाए कि 6 बजे सड़कें सुनसान हो जाती थी। जो मेरी नस्ल के दोस्त बैठे हैं उनको पता है इस बात का, सुनसान हो जाती थी। और उसी में बेशुमार अदीब पकड़े गए, मुंह सूंघते हुए पुलिस उनको पकड़ ले जाती थी। अच्छा, और ये ड्रामा रोज होता था। किशोर मुझे फोन करे, आज हबीब जालिब पकड़ा गया है। और हबीब जालिब का खाका भी है रूठने वाला, उसका भी एक वाकया सुना देता हूँ। तो किशोर के बड़े वाकयात थे, लेकिन किशोर पे लिखना आसान काम नहीं है। वो तो जूता उतार लेती है आपकी तो ऐसी तैसी पे। वो जिस तरह मैंने बच बच के लिखा है, अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत। एक और खाका उसका भी है मेरे अंदर, वो नहीं आएगा। लेकिन हबीब जालिब का वाकया मैं किशोर के हवाले से है, वो सुनाता जाऊं। तो जालिब साहब पकड़े गए। अच्छा, पकड़े गए तो हमें इतला हो गई, हम भागे। एतजाज एहसन को हमने सबसे पहले पकड़ा। एतजाज एहसन उसके भी बड़े फैन थे जालिब के, हम सब थे। तो वो एतजाज साहब आ गए, शाम का वक्त, थाने हम आ गए। तो उस SHO से कहा, भाई क्या करते हो? कहते सर वो तो मैं पर्चा कट देता है। और हमने कहा इसका पेशाब जो था वो अभी ना लो। कहते जी वो मैं ले बैठा हूं और लेबॉर्ट्री में चला गया। अब एतजाज ऐसे निकल लो जी, कल की तैयारी करो, कल इसका हम बेल करा देंगे, रात तो इसको रहनी है। अब अनवर सजाद को बुलाया, मरूम यहाँ रहे हैं जियो में बड़ी देर। अनवर सजाद भी एक कैरेक्टर है। तो अनवर सजाद ने कहा, वो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किस अस्पताल में वो सैंपल गया है? वो मेरे ख्याल में म्यो हॉस्पिटल में गया था। वो उसने फोन किया म्यो अस्पताल के लेबॉर्ट्री वाले को कि हबीब जालिब का एक सैंपल आया, उसको उसकी रिपोर्ट बदलनी है, रिपोर्ट ठीक देनी है। उसने कहा जी फिक्र ना करो, जाले हैं ऐसी। लो जी, वो सुबह अब रिपोर्ट होती है, सर्व मोहर होती है, वो कोर्ट के लिए होती है। तो वो कोर्ट में पेश हुई, एतजाज एहसन भी मौजूद थे, मैं भी था, किशोर भी। तो उसको खोला और उसको पढ़ के मुस्कुराते हुए फैसला दिया कि अदालत हबीब जालिब को बाइज्जत बरी करती है, लेकिन साथ ये हदायत करती है कि जच्चा और बच्चा की निगहदाश्त अच्छी तरह की जाए। आप समझ गए होंगे, ये भी इस किताब में है, ये वाकया भी है। तो बड़े बड़े वाकयात किशोर के। एक खाके में बात रह गई है, वो जाहिद डार का खाका है, बिल्कुल अलग सी शख्सियत। जाहिद डार को आपने देखा नहीं होगा क्योंकि वो लाहौर से निकला ही नहीं। जिंदगी में पहली बार निकला वो तो अमृतसर चला गया बगैर वीजे के, पासपोर्ट के, वहां पकड़ा गया। वो फिर छोड़ गए कि सानू ये नहीं चाहिए। अच्छा, जाहिद डार से मेरी बड़ी दोस्ती, इसलिए कि मेरा मोहल्लेदार था और
मेरे पास छोटी गाड़ी थी तो किश्वर का फोन आता, किश्वर का बड़ा दोस्त था हम सबका, किताबें बड़ी पढ़ता था, सारा सुबह निकलता था, काम कोई नहीं किया जिंदगी भर और ना शादी की, सिर्फ किताब। तो वो बैठा रहता था टी हाउस और सब लोगों को बताता था मैंने आज क्या पढ़ा है, सब लोग इंतजार उसका बड़ा छेड़ते थे उनको। खैर, तो वो किशोर कहती थी ओनू भी ले आए, फिर मैं जाहिर डार को भी पिक करता था ले जाता। तो बहुत सारे वाक़यात जाहिर डार के हैं, तो वो जिस तरह दिखाई देता था वैसा नहीं था, तो मैंने उसमें लिबर्टी ली है कुछ कि भाई वो असल में क्या था, नजर क्या आता था आपने थोड़ा। तो अब मेरा ख्याल है कि आप सवाल कोई कर लीजिएगा, हमारे पास बिल्कुल आखिर पे वक्त है, तो अगर कोई सवाल है आपके जहन में तो जी प्लीज, आवाज आ जाएगी, आप कर लीजिए, आप कीजिए। अगर माइक हो तो दे दीजिए इधर, वो आ गया माइक आ गया। बस 5 मिनट 4 मिनट है तो आप जी आवाज जी सवाल कर 5 मिनट उन्होंने कहा। ये आम तौर पे हम लोग जो सीनियर शख्सियात होती हैं किसी भी शोबे से वाबस्ता, तो हम उनसे ये तवक्कात करते हैं कि वो अपनी आप बीती लिखें। तो अगर खाके लिखने भी इतने मुश्किल हैं कि किश्वर नायत पे भी दुरुस्त अंदाज से नहीं लिखा जा सकता, तो आप बीती भी इसलिए जो है लोग घबराते हैं, कतराते हैं कि आप बीती लिखेंगे तो फिर झगड़ा होगा या कंट्रावर्शल होगी, तो इससे तारीख को जो है नुकसान नहीं पहुंचता। बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल होता है। और बदकिस्मती से देखें, आपका सच उतना ही बर्दाश्त होता है जितना ये सोसाइटी बर्दाश्त करती है, ये हमारी मजबूरी है। हम उससे थोड़ा आगे निकलते हैं, हम किनारे तोड़ते हैं। अदीब का फर्ज है किनारे तोड़ना, मैंने तोड़े हैं। मसलन मेरी ये किताब मेरे ससुराल में नहीं जा सकती क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं कभी कभी ड्रिंक भी करता हूँ, इसमें मैंने खुल के लिखा है। तो मैंने तो किनारे तोड़े हैं, किनारे तोड़ने पड़ते हैं। और जिन लोगों के साथ ये सारे सिलसिले रहे हैं, फैज साहब हैं, फराज साहब हैं, सारा, तो उन्होंने बड़ा काम किया है। तो इसलिए इसको इस नज़र से नहीं देखना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन सच्ची बात यह है कि ऑटोबायोग्राफी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मुआशरा उस हद तक आपको नहीं, कुव्वत बर्दाश्त उसकी नहीं है। बेटा इधर दो, सामने माइक इधर दीजिए, सामने वो बच्ची को। मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग छोटे होते थे तो हम बहुत अच्छे अच्छे आपके प्लेस देखते थे और भी बहुत सारे राइटर्स के प्लेस देखते थे। सो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर कोई ना कोई मोरल होता था, कोई ना कोई एक अच्छी बात होती थी, तो आज तक हमें याद है और आज भी हम उन प्लेस को वापस रिपीटिंग में देख रहे हैं। सो मेरा सवाल ये है कि वाई डोंट यू गाइज राइट नाउ, मतलब आजकल के प्लेस में आप लोग क्यों नहीं लिखते और आजकल के प्लेस को आप लोग अपने स्क्रिप्ट्स क्यों नहीं देते, सो दैट वो वाली जो राइटिंग है और वो वाली जो प्लेस हैं वो रिवर्ट हो सकें, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास और हम उनको मिस करते हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। असल में मैंने जियो के साथ बहुत काम किया है 2010 तक, उसके बाद फिर आउटसोर्स हो गया। एक्चुअली वो हमसे लिखवाते नहीं हैं, एक तो सीधा जवाब तो ये है, सीधा जवाब तो ये है। दूसरा, जो बात मैं लिखना चाहता हूँ वो उनको चाहिए नहीं, क्योंकि वो मार्केट मैनेजर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं। पहले हम डिसाइड करते थे कि हमें क्या लिखना है, अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो ये फर्क ज़हन में रखें। ये गैप इसलिए है कि आप उनको देख रहे हैं, आप देखना बंद करें उनको, तो फिर वो हमारी तरफ आएंगे। आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है, उनका नाज़िर बैठा हुआ है, वो कहते हैं ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारा वक्त खत्म हो गया। हम इस पे तो बहुत और भी बात हो सकती थी। बहुत आप संगे मील ने ये किताब छापी है और संगे मील के यहाँ बाहर स्टॉल होगा, उससे मिल सकती है जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।